हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आ, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज अपने नए टॉपिक से। तो लास्ट टॉपिक में हमने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। इस टॉपिक में हम उससे और एक स्टेप आगे जाके एक और टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस उससे आते हैं। और पिछले दो अटेम्प्ट्स में, यानी कि मई 2022 और दिसंबर 2021 में 6-6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। ये बड़ा नया कंसेप्ट है इंडियन लॉ में, ग्लोबली बहुत नया कंसेप्ट है और बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। और हम आजकल जो हमारी लाइफ चल रही है, जितनी में हमारी फेसबुक अमेजोन की लाइफ है, उससे हमें लिंक कर पाएंगे। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको बता दूं हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं। मैंने इंडेक्स खोला है अपना इंटरनेशनल टैक्स का, जिसमें हम आज टॉपिक करने वाले हैं इक्वलाइजेशन लेवी। चैप्टर 5 इक्वलाइजेशन लेवी। ये बहुत ही नया टॉपिक है। जैसा कि मैंने बोला, मैं सीधा आपको इक्वलाइजेशन लेवी के चैप्टर पे लेके जाता हूँ। या तो दोस्तों, इक्वलाइजेशन लेवी का एक बार मैं आपको ब्रॉडली बैकग्राउंड बता देता हूँ, जिससे आप अप्रिशिएट कर पाएं। थोड़ा सा इसका लेजिस्लेटिव हिस्ट्री बता देता हूँ, फिर हम अपने मॉड्यूल से कुछ रेलिवेंट प्रोविजंस पढ़ना शुरू करेंगे, फॉलोड बाय सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, खास करके पिछले दो अटेम्प्ट में। और जैसा कि हम अपने हर लेक्चर में करते हैं, अंत में हम जब हम सारा टॉपिक समझ लेंगे, कंसेप्चुअली भी समझ लेंगे, फिर हम जो पास क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं, हम ब्रॉडली एक बार वो देख लेंगे। ठीक है जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है इक्वलाइजेशन लेवल। तो अगर हम इस लेवी की इंग्लिश के थ्रू देखें, ये क्या लेवी है, क्या मतलब है, किस तरीके की लेवी है, मैं आपको बताता हूँ। ये इंडिया में सबसे पहले 2016 में आई थी और उसके बाद इसमें कुछ सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स आए 2020 में। तो पहले एक बार समझ लेते हैं इस लेवी का मतलब क्या हो सकता है, ये क्यों इसकी जरूरत आन पड़ी। एक नया टैक्स है, एक बिल्कुल अलग टैक्स है ये, इनकम टैक्स से हटकर टैक्स है। तो ये क्यों सरकार इसको लेके आई और किस तरीके के बिजनेस में एप्लीकेबल होता है। तो जैसा कि इसका नाम है इक्वलाइजेशन लेवी, तो इसको एक बार तोड़ के देखते हैं मतलब क्या है। इक्वलाइजेशन का मतलब क्या होता है अगर हम हिंदी में देखें। हिंदी में इक्वलाइजेशन का मतलब, अगर हम बहुत ही साधारण भाषा में बात करें, बराबरी। इक्वल मतलब बराबर, इक्वलाइजेशन मतलब एक बराबरी के लिए, लेवी मतलब एक, अगेन सरकार कभी किसी को टैक्स बोलती है, किसी को ड्यूटी बोलती है, एक तरीके का गवर्नमेंट गवर्नमेंट पेबल है ये, तो हम इसको लेवी बोलते हैं। तो बराबरी की लेवी। असल में होता क्या है, हुआ क्या, हमने पीछे देखा अराउंड पिछले स्पेशली 8-10 सालों से वर्ल्ड में बहुत ऑनलाइन डेवलपमेंट्स हुई, इंटरनेट के थ्रू बहुत डेवलपमेंट्स हुई। जैसे कि आज के टाइम पे अगर हमें कुछ एडवर्टाइजिंग करनी है, तो हम सबसे पहले एडवर्टाइजिंग के लिए जाते हैं गूगल पे। हम गूगल पे एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं, फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं। हमें जॉब ढूंढनी है तो उसके लिए हम लिंक्डइन को बहुत यूज करते हैं, लिंक्डइन पे अपने एडवर्टाइजिंग भी करते हैं। हमें कुछ सामान खरीदना है, चाहे घर का खरीदना हो या कोई भी कीमती सामान खरीदना हो, हम अमेजोन फ्लिपकार्ट पे पहुंच जाते हैं। तो देखा जाए, ग्रेजुअली हम सबकी जिंदगी बहुत ही ऑनलाइन और एक इंटरनेट में बहुत ही सीमित होकर रह गई है। तो अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अमेजोन से शुरू करते हैं, या फिर एक और एग्जांपल दूंगा कि हम केबल नेटवर्क देखना चाहते हैं। अभी तक हम एक हमारा डोमेस्टिक केबल नेटवर्क होता था, उसके थ्रू करते थे। अब जमाना आ गया है नेटफ्लिक्स का, जमाना आ गया हॉटस्टार का। तो देखा जाए बहुत सिग्निफिकेंट एक इंक्रीज हुआ है एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में। तो अब होता क्या है, इंडिया में जो टैक्सेशन है, हमने पीछे पहले भी पढ़ा हुआ है बेसिक टैक्स कैसे हो। एक मैं पहले बताऊं, जितनी भी गूगल फेसबुक जितने भी ये मैंने नाम लिखे हैं, ये सब एक नॉन रेसिडेंट्स है इंडिया के लिए। ये सब बाहर की कंपनीज हैं जो बाहर से बैठे हुए इंटरनेट के थ्रू ग्लोबली अपना बिजनेस कर रही हैं। ये सब नॉन रेसिडेंट्स। इंडिया में, हाँ, जो हमारा टैक्स सिस्टम है, इंडिया में टैक्स सिस्टम क्या है, सोर्स रूल बेस्ड टैक्स सिस्टम। हमने बात करी थी जब हम सेक्शन 5 की बात करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट का जो सोर्स बताता है। तो सोर्स रूल क्या होता है कि तो ये कहता है कि अगर एक रेसिडेंट है, रेसिडेंट के केस में तो ग्लोबल टैक्सेशन टैक्स होती है। बट अगर एक नॉन रेसिडेंट है,
नॉन रेसिडेंट के केस में बस इनकम उतनी टैक्स होती है जो इंडिया से सोर्स, जिसका इंडिया में सोर्स होगा। और सोर्स क्या होता है? सोर्स हमारे सेक्शन 9 में काफी डिटेल में एक्सप्लेन्ड है कि किस किस केस में क्या क्या सोर्स होगा। जैसे कि एग्जाम्पल ये है कि अगर हमें डिविडेंड मिल रहा है, तो डिविडेंड इंडिया में सोर्स कब माना जाएगा? जब जिस शेयर के थ्रू डिविडेंड मिल रहा है, अगर वो शेयर इंडियन कंपनी का है, तो हम ये मान लेंगे कि वो डिविडेंड भी इंडिया में सोर्स है। ऐसे ही मान लो इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है, तो इंटरेस्ट इंडिया में सोर्स मान लिया जाएगा। अगर हम अगर ये वो इंटरेस्ट उस लोन पे मिल रहा है जो एक इंडियन बैंक जो एक इंडिया में किसी ने हमसे लोन लिया हुआ, बोरोवर इंडिया में सिचुएटेड है। तो इस तरह सोर्स रूल डिफाइंड है। अगर हम एक ब्रॉड कंसेप्ट समझे तो सोर्स रूल बेसिस यही है कि अलग अलग डिस्कशंस पे है। जब हम बिजनेस की बात करते हैं, स्पेसिफिकली जब हम बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस के लिए सोर्स रूल तब होता है बिजनेस इनकम के लिए, जब आपका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन हो। क्या हो? बिजनेस कनेक्शन हो, या फिर परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट। तो अगर हम बिजनेस की बात करें, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं। अगर बिजनेस इनकम है किसी की, कोई फिरंगी कोई नॉन रेसिडेंट है जो इंडिया से बिजनेस कर रहा है, बिजनेस इनकम उसकी हो रही है, उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी? तो वो दो ही केस में हो सकती है, जिसमें या तो उस फिरंगी का, नॉन रेसिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन हो। बिजनेस कनेक्शन भी हमारे सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 में डिफाइंड है। ये तो एक्ट का कंसेप्ट है। ये तो दूसरा कंसेप्ट है ट्रीटी का, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का, जिसकी हमने लास्ट टाइम बात करी थी। अगर आपको याद आ रहा होगा, हमने आर्टिकल 5 की बात करी थी, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीई बोलते हैं। नॉर्मली आर्टिकल 5 में किसी भी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के आर्टिकल 5 में होता है। मैं इन दोनों कंसेप्ट पे ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बस आप इतना समझ लो, इन दोनों का इन दोनों के हिसाब से जो हमारे लॉ मेकर्स ने अभी तक लॉ बनाया है, एक फॉरेन कंपनी का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन अंडर द एक्ट या पी अंडर द ट्रीटी तभी बनेगा जब उसकी इंडिया में किसी भी तरीके की फिजिकल प्रेजेंस हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रेजेंस कैसे हो सकती है? जैसे मान लो उसने इंडिया में कोई अपना ब्रांच ऑफिस खोल लिया, या फिर इंडिया में कोई उसका एम्प्लॉय आके बैठ गया, या फिर इंडिया में कोई उसका एजेंट आके बैठ गया। एक्चुअली फिजिकली किसी को प्रेजेंट होना जरूरी है। इंडिया में उसने कोई अपना वेयर हाउस खोल लिया, तब पी या बीसी बिजनेस कनेक्शन बन सकता है। तो अब जो हमने अभी एग्जांपल लिया, जैसे कि हम बात करते हैं अमेजोन की। अमेजोन की अगर हम बात करें, अमेजोन यूएस में एक कंपनी है जिन्होंने एक अपनी वेबसाइट बनाई है। उस वेबसाइट में देश विदेश की कंपनीज अपने सेलर्स आते हैं, अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं अलोंग विद प्राइस, और ग्लोबली कस्टमर्स उस वेबसाइट पे जाते हैं, सेलर्स के रेट देखते हैं और ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो अभी एक सिंपलिस्टिक वे में लेंगे, रियल लाइफ से थोड़ा सा हटके मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आसानी से समझ आ जाए। एक यूएस वेबसाइट है, उसका कोई वेयर हाउस नहीं है, कुछ नहीं है। उसने बस एक मार्केट प्लेस बना दी है कि इस मार्केट प्लेस में आओ, प्रोडक्ट्स देखो। तो एक बायर, एक इंडिविजुअल इंडिया में बैठा हुआ, उसने देखा, उसको एक मान लो एक टीवी पसंद आया अमेजोन से, उसने टीवी का ऑर्डर किया। सेलर उसमें इंडिया का सेलर है, इंडिया के सेलर ने ऑर्डर ले लिया और उसने वो इस बायर के यहाँ डिलीवरी कर ली। तो इस इंडिविजुअल ने इस वेबसाइट पे ऑर्डर किया और इसमें एक टीवी पसंद किया। मान के चलते हैं इसने 20,000 रुपये अमेजोन को दिया। तो ऑब्वियसली अमेजोन ने एक मार्केट प्लेस बनाई है, वो कुछ कमीशन चार्ज करेगा, लिस्टिंग फीस के नाम पे चार्ज करेगा, और उसने सेलर को 19,000 रुपये दे दिए और 1,000 रुपये अपने पास रख लिया। तो देखा जाए, ये जो 20,000 रुपये यहाँ से गए वेबसाइट पे, इंडियन सेलर को 19,000 मिले, और ये 19,000 रुपये और ये 19,000 रुपये इंडिया में सेलर इसको अपनी इनकम में रिकॉर्ड कर देगा और इस पे पूरा टैक्स दे देगा। यहाँ तक तो बात ठीक है। अब प्रॉब्लम आती है 1,000 रुपये पे। ये 1,000 रुपये इंडिया में टैक्स नहीं हुआ, तो ये जितना भी ये इक्वलाइजेशन लेवी का कंसेप्ट है, ये 1,000 रुपये को पकड़ रहा है।
कि एक्चुअली सरकार का ये कहना है कि ये जो 1,000 रुपये है, ये एक इंडियन कस्टमर से, इसमें इंडियन कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट है, इंडियन सेलर की इन्वॉल्वमेंट है, जस्ट बिकॉज एक यूएस में वेबसाइट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में इस 1,000 पे कुछ टैक्स नहीं लगेगा। तो आइए हम इस बारे में बात करते हैं। और अच्छा, एक बार ये और बता दूं कि इसको इक्वलाइजेशन लेवी क्यों कहते हैं। अगर हम अब कंपेयर करते हैं, इसी केस में ये वेबसाइट नहीं होती, एक बारी को ये मान लेते हैं ये वेबसाइट नहीं होती, डायरेक्टली हम किसी भी, मान के चलते हैं हम क्रोमा पे जाते हैं, एक ब्रिक एंड मोर्टार कहते हैं, ब्रिक एंड मोर्टार बिजनेस या फिजिकल बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, क्रोमा पे जाते हैं, ये इंडिविजुअल गया, इसने 20,000 रुपए दिए, तो क्रोमा वाला तो पूरा 20,000 पे ही इसको टैक्स करता है। मान के चलते टीवी का रेट दोनों में सेम, तो 20,000 रुपए क्रोमा 20,000 रुपए पे टैक्स देता है, वेरे यहाँ पे ये वाला सेलर 19,000 पे दे रहा है। तो क्रोमा वाले सरकार को बोलते हैं कि ये तो हमारे लिए, हमारे साथ जाती है, हमारे साथ ये गलत है, हमें भी 19,000 पे टैक्स लो या उनसे 20,000 पे टैक्स लो। तो इसलिए सरकार ने इसको कहते हैं इक्वलाइजेशन लेवी, सो दैट दोनों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, किसी का पल्ला ऊपर ना हो, किसी का पल्ला नीचे ना हो। तो इसको बैलेंस करने के लिए सरकार ने इक्वलाइजेशन लेवी का कंसेप्ट लाया है। और इसलिए सरकार ने बोला ठीक है, हम दोनों से टैक्स लेंगे, आप भी 20,000 पे दो और यहाँ पे 19,000 पे इनसे लेंगे और 1,000 पे इनसे लेंगे। सो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर को हम इक्वली पूरा टैक्स करेंगे। तो हम 19,000 इस सेलर से लेंगे, 1,000 रुपए अमेजोन से लेंगे। तो इस 1,000 की टैक्सेशन को कहते हैं इसलिए इक्वलाइजेशन लेवी। और ये टैक्स कैसे लगता है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। ये जो इक्वलाइजेशन लेवी आया, ये आया, इसके रूट्स हैं, एक बार ग्लोबली सारी कंट्रीज बैठी और उन्होंने इश्यूज डिस्कस किए, और उन्होंने इनको आपस में जब डिस्कस किया तो इसके थ्रू इन्होंने एक पूरी रिपोर्ट बनाई जिसको कहते हैं बेप्स, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। इसके बारे में भी हमारे मॉड्यूल में एक अलग से चैप्टर है, और इससे लगभग एक थ्योरी क्वेश्चन और एक अटेम्प्ट छोड़ के एक बार आ जाता है। ये लंबा चैप्टर है, इसको हम अगली क्लास में करेंगे। वो भी मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स उठाऊंगा जो पेपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए मैं बता देता हूँ तो, एक ही बेप्स का कंसेप्ट आया, बेस इरोजन, जैसे कि आप मीनिंग से समझ पा रहे हो। इन्होंने बोला ग्लोबली बेस इरोड हो रहा है। बेस मतलब टैक्स बेस, इरोड मतलब उड़ रहा है वो, ठीक जगह नहीं लग रहा। अमेजॉन यूएस में बैठ के ग्लोबली काम कर रहा है, ग्लोबली भी सब जगह उसका बेस बनता है, बट ग्लोबली वो उड़ रहा है, उस बेस पे उसको टैक्स नहीं दे पा रहा, वो नहीं दे रहा, तो उसको बेस इरोजन हो रहा है। प्रॉफिट शिफ्टिंग, प्रॉफिट जहां पे टैक्स होना चाहिए वहां पे टैक्स नहीं हो रहा, शिफ्ट हो रहा है। तो इसलिए इसको बेप्स कहते हैं। बेप्स में बहुत सारी तकदीमी का प्रपोजल दिया गया है कि ये सब चेंज किया जाए, ये सब चेंज किया जाए। उनमें से एक चेंज इक्वलाइजेशन लेवी भी है। एक चेंज वेब्स का ये भी है कि इक्वलाइजेशन लेवी लाया जाए। तो बे उसका अगर देखा जाए ओरिजिन कहाँ से हुआ, इक्वलाइजेशन लेवी का ओरिजिन हुआ बेप्स से। हो सकता है आपको एक एक नंबर के बारे में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, तो हम उसका आसानी से आंसर दे सकते हैं, इट इज ओरिजिन, और ओरिजिन लाइज इन बेप्स, बेप्स प्रोग्राम ऑफ ओईसीडी, जो हमने पहले भी इसका काफी बार जिक्र किया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट। तो हम अगर बात करें कि इक्वलाइजेशन लेवी की हम बात कर रहे थे, दो दो ट्रांचेस में आया, एक आया 2016 में, एक आया 2020 में। 2016 वाले इक्वलाइजेशन लेवी को हम अपने पूरे डिस्कशन के लिए बोलेंगे EL 1.0, और 2020 वाले को हम अपने डिस्कशन के लिए बोलेंगे EL 2.0। EL 1.0 कब जब आया था, तब इसने क्या, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, ये बहुत लिमिटेड था। EL 1.0 बोलता, जब एप्लीकेबल हुआ बस कुछ ही बिजनेसेस पे हुआ, विच आर इन्वॉल्व इन ऑनलाइन, ऑनलाइन तो है ही, जाहिर सी बात है, इक्वलाइजेशन लेवी जैसा हमने डिस्कस किया ऑनलाइन पे लगता है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। जो जो कंपनीज बाहर से नॉन रेसिडेंट होके ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में कुछ भी कर रही हैं और इंडिया से उसके पैसे ले रही हैं, तो बस ये उन पे लगे। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फेसबुक। एक यूएस कंपनी है, इंडिया में एक ट्रेडर है, उसको अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी है, उसको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, तो वो उसने कुछ नहीं किया, उसने फेसबुक यूएस को बोला कि आप अपनी ऐप पे, अपनी वेबसाइट पे मेरे प्रोडक्ट्स की लिस्ट करो, जब भी कोई बंदा अपनी न्यूज़ फीड में स्क्रॉल करे, बीच बीच में मेरा प्रोडक्ट भी बीच में आना चाहिए। उसके लिए फेसबुक हमसे एडवर्टाइजिंग चार्जेस लेते हैं।
और ये ऑनलाइन है ऑब्वियसली, तो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। दूसरा एग्जांपल है लिंक्डइन। ऐसे लिंक्डइन पे भी हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं, स्पेशली जॉब के लिए, जॉब पोर्टल्स की एडवर्टाइजमेंट। फिर ऐसे ही, ये तो वो है जो एक्चुअल एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, या गूगल भी बहुत एडवर्टाइजिंग कर रहा है। कुछ कंपनीज होती हैं जो एडवर्टाइजिंग कर नहीं रही, बट ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको बहुत नॉलेज देती है, आपको रिपोर्ट्स देती है, आपको डेटा देती है कि आपको किस तरीके की वेबसाइट पे किस तरीके के कीवर्ड्स डालो कि आपका प्रोडक्ट सबसे ऊपर लिस्ट हो जाए। तो बड़ी कंसल्टेंसी एजेंसीज होती हैं जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में हेल्प करती हैं। तो वो सारे नॉन रेसिडेंट्स जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के रिगार्ड में सर्विसेज देंगे, वो सारे EL 1.0 में कवर हो जाएंगे। अगर मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, अमेजॉन। अमेजॉन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग नहीं करती। फॉरेन कंपनी है, बाहर से अपनी मार्केट में वो एडवर्टाइजिंग नहीं कर रही, वो सेल कर रही है एक्चुअली। तो अमेजॉन एडवर्टाइजिंग अगर कर रही है तो वो भी आ जाएगी। लेकिन अगर हम मूल इसका देखें, अमेजॉन क्योंकि एक बेसिकली एक मार्केट प्लेस है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग नहीं करती, तो अमेजॉन पे टैक्स नहीं लगता। तो हमने, तो ये वाला टैक्स जो लगता है वो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज पे लगता है, कंपनीज पे लगता है, ये उन पे लगता है जो और ये कैसे लगता है, इसका इन्होंने रेट डिसाइड कर दिया 6% ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू। मान लो लिंक्डइन ने 10 लाख रुपए का बिल काटा एक ड्यूरिंग अ ईयर, तो 10 लाख पे जो इंडियन कंपनी है, या जो इंडियन कंपनी है जो इसको पे कर रही है लिंक्डइन को, वो 6% का TDS काटेगी। ध्यान रखना, ये 6% लिंक्डइन को जमा नहीं कराने, लिंक्डइन की ड्यूटी नहीं है, इंडियन कंपनी की ड्यूटी है कि वो 10 लाख में से 6%, माने यानी कि 10 लाख में 6% यानी कि 60,000 रुपये वो काटेगी। लिंक्डइन को देगी 9,40,000, और 60,000 रुपये देगी इंडियन सरकार। तो ये 6% का रेट क्यों डिसाइड हुआ, कैसे डिसाइड हुआ, इसके पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं, एजम्पशंस होती हैं कि नॉर्मली एक कंपनी कितना प्रॉफिट कमा लेती है, उस पर टैक्स रेट 40% लग के कितना बनता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, प्रॉफिट वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, ग्रॉस वैल्यू पे 6% इन्होंने एग्री कर ली। तो ये 6% का TDS कटेगा, और ये TDS कटेगा। ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक इन्होंने एक डी मिनिमस एक थ्रेशोल्ड दिया है कि इस एक छोटा सा, जैसे TDS में जनरली होता है, तो उन्होंने 1 लाख रुपए की लिमिट लगा दी है कि अगर 1 लाख रुपए से नीचे की ट्रांजेक्शन है ड्यूरिंग द ईयर, सारी मिला के 1 लाख से कम है, तो हम TDS नहीं काटेंगे पर कस्टमर। तो जो भी कस्टमर है उसको तो अपना ही पता है, उसने लिंक्डइन से पूरे साल में कितने की ट्रांजेक्शन करी, अगर 1 लाख से कम है तो उसको TDS नहीं काटना। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन पे लगता है। आज मैं एक इंडिविजुअल हूं, और मैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए, अपने बिजनेस पर्पस के लिए नहीं, अपने पर्सनल पर्पस के लिए फेसबुक पे कोई एडवर्टीजमेंट दे देता हूँ, अपनी पर्सनल नॉलेज, अपनी पर्सनल उसके लिए कि मेरी मेरी मैं फेमस हो जाऊं, उसके लिए मैं कुछ दे देता हूँ, तो उस पे ये नहीं लगे। ठीक है जी। ये ब्रीफली हमने ये 1.0 डिस्कस किया। अभी हम डिटेल में मॉड्यूल के साथ इसको आगे आगे पढ़ेंगे, जिससे कुछ मिस ना हो जाए। अब आते हैं EL 2.0 क्या है। इसके लिए मैं नया पेज ले लेता हूँ। EL 2.0 ये आया 2020 में। इसने पूरा EL हिला के रख दिया, इसने EL का कंसेप्ट बहुत ब्राइट वाइट कर दिया। इसने बोला अब सिर्फ एडवर्टाइजिंग नहीं, ऑनलाइन माध्यम से आप कुछ भी कर रहे हो, आप गुड्स बेच रहे हो, आप सर्विसेज बेच रहे हो, आप बेच कुछ नहीं रहे, आप बस फैसिलिटेट कर रहे हो ऑनलाइन माध्यम से। और आप एक ऑब्वियसली फिरंगी हो, नॉन रेसिडेंट हो, और उस नॉन रेसिडेंट का एक कोई वेबसाइट होनी चाहिए। बहुत बहुत ही ये ओपन एंडेड है, मैं आपको बस प्रोविजन बता रहा हूँ। एक वेबसाइट होनी चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो वो ओन करे, ऑपरेट करे, मैनेज करे। आप समझ सकते हो, बहुत ओपन एंडेड इन्होंने बनाया है। मतलब ऑन एन एवरेज जो भी फॉरेन कंपनी ऑनलाइन कुछ भी काम कर रही है इंडियन कस्टमर्स के लिए, बस ये इंपॉर्टेंट है कस्टमर इंडिया में होना चाहिए। वो कस्टमर की भी डेफिनेशन जो है ना, इन्होंने बहुत वाइड कर दिया, वो भी हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे। तो फिर उस पे इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। अब फर्क समझिए, इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा 2%। हमने पिछली स्लाइड में बात करा था 6%, बट यहाँ पे हमने बात की थी 6%, यहाँ पे लगेगा 2%। एक तो इन्होंने ये चेंज किया है।
दूसरा और भी बड़ा चेंज, यहाँ पे टीडीएस केस नहीं है। वहां पे हमने बात करी थी कि टीडीएस के थ्रू होगा, यहाँ पे टीडीएस नहीं है, खुद उस फॉरेन कंपनी को टैक्स जमा कराना है अपना खुद। इंडियन कस्टमर को टीडीएस नहीं काटना। और अब थ्रेशोल्ड क्या है, वहां पे 1 लाख रुपए था पर ट्रांजेक्शन, क्योंकि वहां पे टीडीएस था। यहाँ पे थ्रेशोल्ड है 2 करोड़। 2 करोड़ रुपए है टोटल इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय दैट नॉन रेसिडेंट। तो मतलब आज अमेजोन यूएस जो ऑनलाइन गुड्स बेच रही है बाहर से इंडिया में, उसकी अगर सालाना ट्रांजैक्शन वैल्यू 2 लाख हो जाए, तो फिर दो आई एम सॉरी 2 करोड़ हो जाए, तो उस पे उसको 2% इक्वलाइजेशन लेवी, यानी कि उस पे उसको 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए इंडियन सरकार को जमा कराने हैं। ठीक है जी, मैं दोबारा बोलता हूं, दो इक्वलाइजेशन लेवी आए, एक ईएल 1.0 और एक ईएल 2.0। 1.0 अप्लाई एप्लीकेबल था ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पे, सिर्फ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, लिंक्डइन, फेसबुक, गूगल या कंसल्टेंसी, और टीडीएस के माध्यम से देना था। 6% लगना था, 1 लाख रुपए की इसमें थ्रेशोल्ड थी पर ट्रांजेक्शन। और बी लगना था, अगर किसी इंडिविजुअल कस्टमर दे तो नहीं लगेगा। वेयर एज ईएल 2.0 आया, सब ऑनलाइन, चाहे गुड हो सर्विस हो, एडवर्टाइजिंग नहीं, एडवर्टाइजिंग 1.0 में है, बाकी सब कुछ इसमें लगेगा। आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, 2% लगेगा, टीडीएस नहीं है, 2 करोड़ का थ्रेशोल्ड है। ठीक है जी, यहां तक ओके। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, जिससे हम उसके बाद हम मॉड्यूल पढ़ना शुरू करेंगे। हमने एक किया ईएल 1.0 जो स्पेसिफिकली ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पे है, एक किया ईएल 2.0 जो अदर देन ऑनलाइन पे है, बाकी ऑनलाइन पे है। एक कंसेप्ट होता है, आप सबको पता होगा, जो हमने पीछे लेक्चर में उसका बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था ट्रीटीज में, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स में टॉपिक होता है रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस का। बहुत ही कॉमन टॉपिक है, हमारे इनकम टैक्स एक्ट में भी है, ट्रीटी में भी है। तो जो ट्रांजेक्शन्स हैं, इनके काफी चांसेस होते हैं कि ये रॉयल्टी की तरह टैक्स हो रही हो या फी फॉर टेक्निकल सर्विस की तरह टैक्स हो रही है। रॉयल्टी अगर हम बहुत सिंपल वे में समझे, रॉयल्टी क्या होती है, एक जैसे एक ऑथर है, उसने किताब लिखी, उस किताब पे जितनी किताब बिकी उसके हिसाब से उसको एक रॉयल्टी दी जाती है। मतलब कोई अगर आपने कोई इंटेलेक्चुअल काम किया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो काफी तरीके से हो सकती है, इसको बहुत कॉमनली सीपीटी कहा जाता है। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। आप कोई, मैं आज एक ट्रेडमार्क ओनर हूं, आज मैं कैडबरी ट्रेडमार्क का ओनर हूं, तो दुनिया भर में जितनी भी कैडबरी चॉकलेट बिकेंगी, मुझे एक रॉयल्टी मिलेगी। या मैं एक पेटेंट का ओनर हूं, मैंने कोई ऐसा फॉर्मूला डिजाइन किया है, उसको मैंने पेटेंट करा लिया, और उस फॉर्मूले के बेसिस पे मान लो कोई दवाई बन रही है, मैं एक साइंटिस्ट हूं, मैंने फॉर्मूला डिजाइन की, तो उस पर मुझे रॉयल्टी मिलती है। तो इस तरह होती है रॉयल्टी। या फिर मैंने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दिया, उस सॉफ्टवेयर पे रॉयल्टी मिलती है। एक होती है फी फॉर टेक्निकल सर्विस, मैंने कोई सर्विस दी, जो अगेन बहुत वाइड है, या तो मैनेजीरियल नेचर की है, या टेक्निकल नेचर की है, कंसल्टेंसी है, अगेन बहुत वाइड। ऐसी कोई सर्विस अगर मैं दे रहा हूं, तो उसको वो फी फॉर टेक्निकल सर्विस की तरह टैक्स होती है। नॉर्मली इनका रेट 10% होता है, एक्ट में भी 10 है, कुछ ट्रीटी में 15 है, ज्यादातर ट्रीटीज में 10% रेट है। तो और ईएल का हमने बात करी 6% रेट है, इसका 2% रेट है, इसका 10% रेट है। बहुत पॉसिबिलिटी है कि कोई ट्रांजेक्शन, जैसे ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग है, हमने फेसबुक को पैसा दिया कि आप अपनी वेबसाइट पे ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग डालो, तो ये जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के पैसे हैं, ये फेसबुक के हाथ में एक दलील ये भी है कि रॉयल्टी की तरह टैक्स हो सकती है, क्योंकि फेसबुक एक कॉपीराइट ओन करता है, कॉपीराइट माने एक वेबसाइट सॉफ्टवेयर ओन करता है, उस सॉफ्टवेयर में उसने कुछ हिस्सा मेरे को दे दिया, मेरे नाम को दे दिया, कि कुछ दिन तक मेरा नाम उस पर आता रहे। तो यहाँ पे ना बड़ा ओवरलैप है। तो सरकार ने इस पे में क्लैरिटी दी है कि पहले आप क्या टेस्ट करोगे, अगर वो हो जाता है तो वहां, नहीं तो अगले पे जाओगे। तो सरकार ने हमें बोला है पहले आप टेस्ट करोगे रॉयल्टी एफटीएस। उसका लॉजिक भी आप समझ पा रहे होगे, यहाँ पे टैक्स रेट सबसे ज्यादा है, तो सरकार ने बोला ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा टैक्स रेट है पहले आप वो टेस्ट करो। अगर आंसर आता है कि रॉयल्टी एफटीएस है, तो फिर आप आगे जाओगे। आप आगे जाओगे, फिर अगला आएगा ईएल 1.0।
जिसका रेट उसके बाद है, और उसके बाद आएगा ये। तो जो भी ट्रांजेक्शन आएगी पहले हम रॉयल्टी एफटीएस चेक करेंगे, उसके बाद हम ईएल 1.0, फिर ईएल 2.0 चेक करेंगे। ठीक है जी। तो इस तरह हम आगे चलते हैं और अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार आपको मॉड्यूल के थ्रू ही, जैसे मैं अपने हर लेक्चर में कराता हूँ, मेरी अप्रोच रहती है, मैं वैसे ही इसको भी पढ़ाऊंगा। तो आइए हम, ये हमारे बेप्स का इक्वलाइजेशन लेवी का पहला कंसेप्ट है। इसमें एक सबसे पहले मैं 5.2 में आपको पढ़ाना चाहूंगा कि टिपिकल टैक्सेशन इश्यूज क्यों ये सब की जरूरत पड़ी है। एक बार ये दो पॉइंट देख लेते हैं। इनमें हमारे पास में 4 मार्क्स का थ्योरी पेपर है, थ्योरी क्वेश्चन आया हुआ है। क्या डिफिकल्ट, देयर वाज सम डिफिकल्टीज तभी आया जो हमने बात करी कि भाई अमेजोन से कैसे पैसा लिया जाए। उसने तो फिजिकल प्रेजेंस है ही नहीं इंडिया में, पी नहीं है, बिजनेस कनेक्शन नहीं है। तो डिफिकल्टी क्या है, पी और बिजनेस कनेक्शन नहीं है, वो ही इन्होंने थोड़ी सी टेक्निकल भाषा में लिखा हुआ है। देयर वाज अ डिफिकल्टी इन करेक्टराइजिंग द नेचर ऑफ पेमेंट, दैट इज फर्स्ट डिफिकल्टी। इन एस्टेब्लिशिंग अ नेक्सस और लिंक बिटवीन टैक्सेबल ट्रांजेक्शन एक्टिविटी एंड टैक्सिंग ज्यूरिसडिक्शन। एक तो नेचर क्या है उस पेमेंट का, बहुत बार ये भी डिफिकल्टी होती है कि वो किस तरीके की पेमेंट है, वो रॉयल्टी माने, एफटीएस माने, उसको बिजनेस इनकम माने, क्या माने। दूसरा नेक्सस, नेक्सस मतलब लिंक, एक लिंकेज, एक कड़ी। कड़ी ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है ट्रांजैक्शन के बीच में, ट्रांजैक्शन का एक्टिविटी से, और एक्टिविटी का उस ज्यूरिसडिक्शन से, मतलब इंडिया से फॉर एग्जांपल। तो अमेजोन बैठा है यूएस में, मान के चलते हैं एक सेलर बैठा है इंडिया में, कस्टमर बैठा है इंडिया में। अब उसका और उसकी टैक्सिंग ज्यूरिसडिक्शन इंडिया से, अब वो जो कमीशन फीस अर्न कर रहा है, उस कमीशन में बहुत लोगों का योगदान है। कुछ लोग यूएस में बैठ के जिन्होंने आर एन डी करी है, कुछ लोग इसके, मान के चलते हैं कोई टेक्निकल टीम बैठी है जो यूके में बैठी है, एक इंडिया में सेलर है उसका भी योगदान है, इंडिया में कस्टमर है उसका भी योगदान है। इन सबका योगदान के बीच में लिंकेज ढूंढना बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई अच्छा ये ट्रांजेक्शन कहाँ पे हुई है, तो इसका टैक्स किसको मिलेगा। दूसरी, लोकेटिंग, जैसा हमने बोला ट्रांजेक्शन हुई कहाँ पे है। फिजिकली अमेजोन यूएस तो बैठी है यूएस में, और मैं आपको और कॉम्प्लिकेट करके बताऊं, अमेजोन यूएस का जो सर्वर है वो यूएस में भले ही बैठा होगा, बट इसका जो आईपी ओनर है, जिसने एक्चुअली इसको डिजाइन किया है, वो हो सकता है किसी नॉन टैक्सिंग जुरिसडिक्शन में, मान के चलते आयरलैंड में बैठा है, वो वहां से बैठ के इसको रन कर रहा है। तो बड़ा मुश्किल होता है लोकेशन ढूंढना। तो अल्टीमेटली जो ऑनलाइन वर्ल्ड में इतना इंटरकनेक्शन है, फिजिकल प्रेजेंस कहीं है नहीं, बड़ा मुश्किल होता है कि डिफिकल्टी होती है कि भाई हुई कहाँ पे है, लोकेशन ढूंढना, एक्टिविटी कहाँ हुई है, और वो टैक्स पेयर आइडेंटिफाई करना किसको टैक्स करे। तो मोटा मोटी ये दो डिफिकल्टीज हैं, ये हमें याद करनी चाहिए कि रीजन क्या था, डिफिकल्टी इन करेक्टराइजिंग द नेचर ऑफ पेमेंट, एस्टैब्लिशिंग अ नेक्सस बिटवीन ट्रांजैक्शन एक्टिविटी एंड ज्यूरिसडिक्शन, डिफिकल्टी लोकेटिंग द ट्रांजैक्शन एक्टिविटी एंड आइडेंटिफाइंग द टैक्स पेयर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये कुछ वेब सेक्शन वन की कुछ रिकमेंडेशन है ओईसीडी की। ओईसीडी ने 3 रिकमेंडेशन दी थी, जिसमें से एक इक्वलाइजेशन लेवी हमने डिस्कस करी, एक रिकमेंडेशन और है कि टीडीएस, अलग से टीडीएस लाया जाए, और एक रिकमेंडेशन है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस लाई जाए, जो कुछ हद तक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट या बिजनेस कनेक्शन के लॉ में ही अमेंडमेंट कर दो, वो आया। तो हम इन दो टॉपिक्स को भी डिस्कस नहीं करेंगे, हम इक्वलाइजेशन लेवी वन ऑफ द रिकमेंडेशन है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसके अलावा इस पेज में नहीं है रेलिवेंट। अब हम अगले पेज पे आते हैं। यहाँ से हमारा लॉ स्टार्ट होता है। हमारा फाइनेंस पहले 2016 फाइनेंस एक्ट के थ्रू आया था, जैसे आपको याद होगा हमारा सर्विस टैक्स भी फाइनेंस एक्ट के थ्रू आया था। ऐसी इक्वलाइजेशन लेवी भी, इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट नहीं है, क्योंकि एक लेवी है, ये इनकम टैक्स का नेचर का नहीं है, तो सरकार ने इसको अलग ढंग से निकाला है फाइनेंस एक्ट में। तो हमने बात करी 6% पे लगता है कंसिडरेशन फॉर स्पेसिफाइड सर्विस रिसीव्ड बाय अ पर्सन बीइंग अ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। अब दो बंदों से अगर मिले तभी टैक्सेबल होगा, एक वो जो इंडिया में रेसिडेंट है, और दूसरा वो अगर नॉन रेसिडेंट है, उसकी इंडिया में पी होनी चाहिए। एक तरह से हमें ईज के लिए समझ लेते हैं, कोई भी नॉन रेसिडेंट अगर इंडिया में पी है उसकी, तो इक्वलाइजेशन लेवी के लिए उसको एट पार विद रेसिडेंट माना गया है। क्योंकि पी इज जस्ट अनदर प्रेजेंस, आपने एक बस अपनी लीगल एंटिटी नहीं खोली, बस इतना फर्क है। सरकार बोलती है बाकी सारा काम आप यहीं से कर रहे हो, यू आर एज गुड एज रेसिडेंट। ठीक है जी। और कुछ एक्सेप्शन है किन केस में नहीं लगेगा, ये हम ध्यान से पढ़ लेते हैं, ये हमारे पेपर में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं।
केस वन, जिसमें जो नॉन रेसिडेंट सर्विस दे रहा है, जिसके हाथ में टैक्स लगेगा, उसकी खुद की पी है। तो अगर उसकी खुद की पी है, वो पी पे वैसे टैक्स दे देगा, इसकी जरूरत नहीं है। केस टू जो हमने बात करी कि ट्रांजेक्शन 1 लाख से ऊपर नहीं है, अप टू 1 लाख एग्जेम्प्ट है, 1 लाख से ऊपर होते ही टैक्स है। और तीसरी एग्जेम्पशन, जो इंडिया में जो बंदा पैसे दे रहा है, कस्टमर है, वो बिजनेस कैरी आउट नहीं कर रहा, यानी कि वो B2B नहीं है, वो B2C है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, एक इंडिविजुअल है, अपनी खुद को फेमस करने के लिए उसने कुछ लिख दिया, बिजनेस कोई कैरी आउट नहीं कर रहा, तो ठीक है जी। ये था हमारा EL 1.0। अब अगला शुरू हो गया EL 2.0। ये भी सेम है, थोड़ा सा ऊपर का, बहुत वाइड है। EL@2.2% ऑन कंसिडरेशन रिसीव बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर इन्होंने वर्ड डिजाइन किया है जो बहुत ही वाइड है। एक कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब कोई भी ई कॉमर्स बिजनेसमैन जो ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन के थ्रू अपना बिजनेस कर रहा है। फ्रॉम ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विस, सप्लाई गुड्स के लिए यूज हुआ है, सर्विसेज सर्विस है, ई कॉमर्स अगेन ऑनलाइन, और फैसिलिटेटिंग ऑन दैट टू अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और अ नॉन रेसिडेंट इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस एज प्रोवाइडेड बिलो। ठीक है जी। अब वो क्या सर्कमस्टांसेस है वो, और तीसरा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये इसका भी क्वेश्चन आता है, टू अ पर्सन, पर्सन भले ही बाहर का हो, नॉन रेसिडेंट हो, बट वो इंडिया का आईपी एड्रेस यूज कर रहा है। इसका मतलब एक फिरंगी है, मान लो वो इंडिया में छुट्टी बनाने आया, और वो अपना मोबाइल से, जब वो इंडिया में था, आईपी एड्रेस इंडिया में ट्रेस हो जाएगा, उसने इंडिया में वो आया छुट्टी मनाने, और उसने तब कुछ ऑर्डर कर दिया, वो भी इक्वलाइजेशन लेवी में कवर हो जाएगा। तो मतलब इंडिया का रेसिडेंट, कोई बाहर का फिरंग आया, उसने इंडिया में वेकेशन मनाने आया, तो उसका उसका और इंडिया का आईपी एड्रेस यूज हो गया ऑटोमेटिकली उसका, उसकी ट्रांजेक्शन। और तीसरा कुछ नॉन रेसिडेंट है, कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस जो यहाँ पे डिफाइंड है। कौन से सर्कमस्टांस की, एनआर ने एक एनआर को सर्विस दी फॉर एडवर्टाइजमेंट। देखो, EL 1.0 में एनआर ने आर को दी थी एडवर्टाइजमेंट की, यहाँ पे एनआर ने एनआर को सर्विस दिया फॉर एडवर्टाइजमेंट, और वो एडवर्टाइजमेंट इंडिया को टारगेट कर रहा है, विच टारगेट्स अ कस्टमर हु इज रेसिडेंट इन इंडिया। एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा कॉमन है, एप्पल यूएस है। एप्पल यूएस ने फेसबुक यूएस में कॉन्ट्रैक्ट कर दिया फेसबुक के साथ कि ग्लोबली सारा एग्रीमेंट हम कर लेते हैं आज कि आप मुझे एडवर्टाइजिंग सर्विस दोगे। एनआर ने एनआर से किया है, बट अगेन, तो लेकिन क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट का कुछ हिस्सा इंडिया के लिए है, तो टू द एक्सटेंट ऑफ इंडिया माना जाएगा कि वो एनआर टू एनआर ट्रांजेक्शन भी EL 2.0 में आ जाएगी। बहुत लॉजिकल है, नहीं तो बड़ा आसान हो जाएगा टैक्स प्लानिंग करना। कल को एप्पल यूएस, नहीं तो एप्पल इंडिया करता तो ये लग जाता, एप्पल इंडिया की जगह एप्पल यूएस ने किया, मकसद दोनों का सेम है, तो ये लगना चाहिए, जाहिर सी बात है। और दूसरा इन्होंने लिखा है, दूसरा केस जहाँ पे सेल ऑफ डेटा, अगेन सेल ऑफ डेटा, जो डेटा कलेक्ट किया फ्रॉम पर्सन हु रेसिडेंट इन इंडिया। एक एग्जांपल देता हूँ, हम सब रिलेट कर पाएंगे। हम जब यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं, बहुत बार एक सर्वे आता है। यूट्यूब यूएसए की कंपनी है, वो इंडिया में बैठे किसी बंदे से कुछ डेटा कलेक्ट कर रही है, जिससे यूएस में कुछ वो एनालिटिक्स कर रही है, वो डेटा आगे वो किसी को बेचती है, उसके लिए वो डेटा कलेक्ट करती है, तो वो भी ईएल में आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत ध्यान रखना, थोड़ी सी बारीक बात है, या तो इंडिया का रेसिडेंट हो, या नॉन रेसिडेंट हो लेकिन आईपी एड्रेस हो, या नॉन रेसिडेंट हो लेकिन एडवर्टाइजमेंट इंडिया को टारगेट कर रहा है, या नॉन रेसिडेंट हो लेकिन डेटा जो उसने इंडिया इंडिया से डेटा लिया, इन इन केसेस में ट्रांजेक्शन इक्वलाइजेशन लेवी की चपेट में आ जाएगी। किन केस में नहीं आएगी? केस वन बहुत सिंपल, जो EL 1.0 में था, कि उस एनआर की जो सर्विस दे रहा है या गुड्स बेच रहा है, उसकी इंडिया में पी है, या जो हमने बात करी EL 1.0 में टैक्सेबल है, या 2 करोड़ का उसका थ्रेशोल्ड मीट नहीं हो रहा। ठीक है जी। इस तरह इन केसेस में हमारा EL लगेगा। ब्रॉडली ये दो चीजें हैं EL में। आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको अब प्रोसीजरल एस्पेक्ट बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ये बता देते हैं। एक तो राउंडिंग ऑफ, 10 रुपए तक की राउंडिंग ऑफ होगी। पेमेंट कब होगी? हाँ, ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है, पेमेंट होगी मंथली। अगर EL 1.0 की बात हो रही है तो वो मंथली पे होगा, हर महीने की 7 तारीख को पे होगा। अगर EL 2.0 की बात हो रही है तो वो नेक्स्ट पेज पे है, वो क्वार्टरली पे हो गया, 7 तारीख।
जून तक की पेमेंट 7 जुलाई को, दिसंबर तक की पेमेंट 7 जनवरी को, लेकिन मार्च तक की पेमेंट मार्च में ही होगी। ठीक है जी। तो ईएल 1.0 मंथली होगी, बहुत ध्यान रखना। ईएल 2.0 क्वार्टरली होगी। यहाँ पे 7 तारीख, यहाँ पे भी 7 तारीख, जैसे कि टीडीएस में होता है। ठीक है जी। फिर अगला आते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है रिटर्न। ईएल की एक रिटर्न होती है जिसको स्टेटमेंट कहा जाता है। ये स्टेटमेंट एनुअल होती है, और स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है दोनों की, कोई अलग अलग नहीं है। फॉर्म 1 इसको कहते हैं, एनुअली भरनी है। इसके क्या टर्म्स है, क्या सब, वो हमारे कोर्स में नहीं है, हम उसको इग्नोर करते हैं, बहुत ही प्रोसीजरल फॉर्म है। ये एनुअल स्टेटमेंट हमें फाइल करनी होती है, जो हम 2 साल तक रिवाइज कर सकते हैं। ये दोस्तों छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं, ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, उसमें ज्यादा समझने का नहीं है, प्रोसीजरल है बिल्कुल। 2 साल तक फाइल होती है। सरकार को कुछ लगता है कुछ कमी, प्रोसेसिंग भी होती है, जैसे हमारी 143(1) होती है, प्रोसेसिंग होती है। बड़े मॉड्यूल में बहुत अच्छे से हाईलाइट भी किया हुआ है। 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच स्टेटमेंट इज फाइल्ड। तो स्टेटमेंट भी रिवाइज हो सकती है। तो मान लो मैंने FY 21-22 की स्टेटमेंट में फाइल करूंगा 30 जून 2022 तक, मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 में हुई, तो ये 31 मार्च, 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फिजिकल ईयर इन विच इट इज फाइल्ड, 2024 तक ये प्रोसेस हो सकती है। और प्रोसेसिंग में कुछ डिमांड आए तो एओ डिमांड नोटिस रेज करेगा, उसको फॉर्म 2 में रेज करेगा। ये याद कर लेना, एक फॉर्म 1 में एसएससी रिटर्न भरेगा, फॉर्म 2 में ये रिवाइज करेगा, अगर डिमांड नोटिस आएगा तो। अब ये दोस्तों एक बार याद कर लेना, पेनल्टी, अगर डिडक्शन करना भूल गए 1.0 में, या डिडक्ट करके पे करना भूल गए, और 2.0 में अगर फॉरेन कंपनी पे करना भूल गई, तो पेनल्टी लगेगी 1,000 रुपये पर डे की। पेनल्टी लगेगी 1,000 रुपये पर डे की। और उसके अलावा तो पेनल्टी लगेगी, अगर आप ईएल 1.0 100% की पेनल्टी लगेगी, जितना टैक्स उतनी पेनल्टी। यहाँ पे भी 2.0 में भी जितना टैक्स उतना पेनल्टी। 1.0 में एक एडिशनल और है, अगर आपने टैक्स काटा और जमा नहीं कराया, तो सरकार बोलेगी अच्छा आप हमारा पैसा रख के बैठे हो, ये लो, 1,000 रुपये पर डे की पेनल्टी। और तो पेनल्टी बहुत स्ट्रिंजेंट है दोस्तों। एक बार इसका क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं पेनल्टी थोड़ा समझा रहा हूँ आपको। एक तो 100% पेनल्टी एक, 100% एक, और 1.0 के केस में 1,000 रुपये पर डे एक, उस केस में जब आपने डिडक्ट तो कर दिया लेकिन पे नहीं किया। और अगर आपने फॉर्म 1 फाइल करना भूल गए, तो उसकी पेनल्टी 100 रुपये पर डे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। और ये अंत में कि इन्होंने क्वेश्चन वो दिया हुआ है जो बहुत लॉजिकल है, रीजनेबल कॉज। अगर भाई कोई रीजनेबल कॉज है, आप बता पाओ कि भाई ये बहुत ही टेक्निकल इशू था, ईएल में लगेगा नहीं लगेगा, तो मैं रह गया, या फिर आप कुछ ऐसा रीजनेबल कॉज दे पाए। फॉर एग्जाम्पल कोविड हो गया, कुछ टाइम तक सारे बिजनेस ठप थे या बिजनेस बंद थे, वी कुड नॉट डिसाइफर, तो रीजनेबल कॉज पे नहीं लगना चाहिए। और उसके अलावा सिमिलरली हमारे प्रोसिक्यूशन के भी प्रोविजंस हैं पेनल्टी के बाद, कि भाई अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट आप करते हो, अगर आपने कोई फॉल्स स्टेटमेंट, कुछ जानबूझ के आपने कोई गलत बात बताई है, तो भी प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड अप टू 3 years विद अ फाइन। ठीक है जी, ब्रॉडली ये हमारे इक्वलाइजेशन लेवी के प्रोविजंस हैं। थोड़े से दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन मजेदार हैं। आप अपने दिमाग में गूगल, फेसबुक, अमेजोन रखना। मैं रिकैप करने के लिए ईएल 1.0 और ईएल 2.0 एक बार रिकैप करने के लिए लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, एक बार याद हो जाएगा। फिर हम जल्दी से पिछले 2 क्वेश्चन हम करेंगे, दो दो अटेम्प्ट में आए हुए हैं, और दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे लेवल के हैं। हम ये याद करके वो खुद सॉल्व करेंगे इस पेपर में, और हम उसको क्लोज कर देंगे। ठीक है जी। 1.0 ये लगता है सिर्फ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पे, ये लगता है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सर्विस हो, गुड हो, कुछ भी हो। ये लगता है 2%, आई एम सॉरी, ये लगता है 6%, ये लगता है 2%। ये विदहोल्डिंग टीडीएस की तरह दिया जाता है, ये टीडीएस की तरह दिया जाता है, ये खुद सेल्फ पे की तरह दिया जाता है, ये B2B पे ही लगता है, ये B2B हो, B2C हो, ये सब पे लगता है। ये 2016 में आया था, ये 2020 में आया था। इसमें थ्रेशोल्ड है 1 लाख रुपए पर ट्रांजेक्शन, इसमें थ्रेशोल्ड है 2 करोड़ पर एनम, ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है जी। इसमें जो एक RNR को पैसे दे रहा है तब लग जाएगा, या एक किसी फिरंगी पी है इंडिया में तब लग जाएगा। यहाँ पे थोड़ा बड़ा है, चाहे एक, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, चाहे एक आर दे रहा है एनआर को, एक पी दे रही है एनआर को, एक एनआर दे रहा है जिसका आईपी एड्रेस इंडिया का है, एक एनआर दे रहा है जो एडवर्टाइजिंग इंडिया में टारगेट कर रहा है, एक एनआर दे रहा है जिसने इंडिया से डेटा कलेक्ट कर उसको सेल कर रहा है, तो उन सब केसेस में लग जाए।
ठीक है जी, बिल्कुल ठीक, फिट। अब हम आगे चलते हैं अपना। मैं सबसे पहले दिसंबर 2021 का पेपर आपको दिखाता हूँ। इसमें एंड में आ जाते हैं। एंड में इसका 6 नंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ जी। Messrs.xyz.com, a e-commerce operator incorporated in China, non-resident, has no physical presence in India, पीई नहीं है, तो पहले एक्सेप्शन से तो बाहर। इट हैज नो पी इन इंडिया। मैं आपको बता रहा हूँ हमारे पेपर में ये नहीं आएगा कि पीई है या नहीं, ये बताओ। पेपर वाले खुद बताएंगे कि पीई है या नहीं। तो नॉर्मल इक्वलाइजेशन लेवल में पीई नहीं होगा, एक जो सर्विस प्रोवाइडर है। नहीं तो ईएल बन लगेगा ही नहीं, 6 नंबर ऐसे कोई नहीं दे देगा। तो ई नहीं है। इट सेल्स गुड्स वर्थ 1.2 सी आर टू इंडियन रेसिडेंट। इसने गुड्स बेचे हैं 1.2 सी आर के इंडियन रेसिडेंट्स को। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बाय वे ऑफ सेल ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट when amount of bill or aggregate amount of bill to a recipient for a service during the financial year does not exceed 1 lakh। एक साल में 1 लाख रुपए पर रेसिपिएंट काम नहीं किया, बट सब कुछ मिला के पूरे साल 70 लाख रुपए का काम किया है। किससे? ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट से। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट मतलब ईएल 1.0। ठीक है जी। तीसरा, सर्विस प्रोवाइडेड टू नॉन रेसिडेंट बाय वे ऑफ सेल ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट अगेन विच टारगेट रेसिडेंट इंडियन कस्टमर्स। ये सर्विस इसने ऑनलाइन नॉन रेसिडेंट्स को दी है दोस्तों। नॉन रेसिडेंट को दिया है, एनआर टू एनआर है, लेकिन है ही ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। तो बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है। यहाँ भी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन यहाँ पे है पर सर्विस 1 लाख से कम है। यहाँ पे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट है, बट यहाँ पे एनआर टू एनआर है, और वो एडवर्टाइजमेंट जो इंडिया को टारगेट कर रही है। ठीक है जी। तो इसमें हमने जो भी बात करी वो सब काम आएगी। तो एक एनआर है जिसकी हमें, और क्वेश्चन है अबाउट डेटा परटेन्स टू फिस्कल ईयर 2021 डिस्कस द इक्वलाइजेशन लेवी। तो हमने बात करी थी एक ईएल 1.0 होता है, एक 2.0 होता है। तो इक्वलाइजेशन लेवी में दोनों को अलग अलग देखना होगा, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन का रेट अलग अलग है, तो हमें बेस अलग से निकालना। जहां तक बात रही 1.2 की, ये जो गुड्स बेचे हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं है, तो 2.0 में आएगी 1.2 करोड़। अगला है 70 लाख रुपए के उसने ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट बेचे आर को, रेसिडेंट्स को। तो फिर कायदे से 1.0 में आनी चाहिए, बट ध्यान रखना यहाँ पे उन्होंने ये लिखा है कि 1 लाख रुपए पर रेसिपिएंट से डज नॉट एक्सीड है, वो कम है 1 लाख से। किसी की 50,000, किसी की 40,000, किसी की 90,000, जिसका टोटल मिला के 70 लाख बनता है। तो इन सब केसेस में ईएल 1.0 हो गया एग्जेम्प्ट। अब जब ईएल 1.0 एग्जाम्प्ट हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 2.0 में आएगा? आंसर इज यस, आएगा। क्योंकि जिस तरह हमारा लॉ वर्डेड है, लॉ ये नहीं बोलता कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पे 2.0 नहीं लगेगा। लॉ वो बोलता है जिन पे 1.0 लगेगा उन पे 2.0 नहीं लगेगा। तो क्योंकि 1.0 नहीं लग रहा, तो 2.0 इस पे लगेगा। तो 70 लाख 0.7 करोड़ यहाँ हो गया। अभी हमारा कितना बन गया? 1.9 करोड़। अगर 2 करोड़ से कम रहता है तो ईएल 2.0 भी नहीं लगेगा। तीसरा आता है सर्विस प्रोवाइडेड टू एनआर। एनआर टू एनआर नॉर्मली ईएल नहीं लगता, बस 3 केसेस में लगता है। या तो उस एनआर की पी हो, या वो एड वो चला रहा हो जो इंडियन कस्टमर को टारगेट करे हो, या वो डेटा बेच रहा हो इंडियन कस्टमर से जो लिया है। और यहाँ पे हमने आप देखा टारगेट इंडियन कस्टमर। तो 20 लाख, अगेन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट जरूर है, बट 20.020 यहाँ आ गया। टोटल हो गया 2.1 करोड़, विच इज मोर देन 2 CR। सो 2% ऑफ 2.1 करोड़ कितना हो गया? 4,20,000। नो सरचार्ज, नो सेस, ये फाइनल ईयर। 4,20,000 रुपए का ईएल की लाइबिलिटी। ठीक है दोस्तों। इसके हम प्रेजेंटेशन के लिए हम हर ट्रांजेक्शन को यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स लिखेंगे। ट्रांजेक्शन यहाँ पे बताएंगे, ट्रांजेक्शन 1 2 3। और हर के आगे एक हमारा नोट होगा, जिस नोट को हम नीचे नोट 1, नोट 2, नोट 3 हम नीचे डिफाइन करेंगे। उस नोट में हम क्लियरली लिखेंगे कि 1.0 क्यों नहीं लगेगा, 2.0 क्यों लगेगा, 1.0 क्यों नहीं लगेगा, 2.0 क्यों लगेगा। हम पूरा नोट में अपने साधारण अंग्रेजी में समझाएंगे। ठीक है जी। चलो इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं। ये था दिसंबर 21 का। अब आ जाते हैं मई 22 पे। बिल्कुल रिसेंट पेपर है, मई 22 का पेपर है। ये मैं चाहता हूँ आप सब पहले खुद अटेम्प्ट करो, तो हम आइए।
Sun Limited, an Indian company, is engaged in business of manufacture and sale of carpets. To expand its international sales, it hired the services of a London-based company. एक आर ने नॉन रेसिडेंट की सर्विस ली, शाइन आईएनसी, फॉर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। आर ने एनआर से ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए घंटी बजी, EL 1.0। ठीक है जी। किस केस में अब 1.0 शायद ना लगे, जिस केस में 1 लाख से कम हो और वो फिर और 2 करोड़ से ऊपर हो तो 2.0 पे जाए, और कोई तरीका नहीं। इन्होंने आगे क्लैरिफाई किया हुआ है, फॉरेन कंपनी हैज नो पीई इन इंडिया। ठीक है जी। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22 पेड सन लिमिटेड पेज 5 लाख टू शाइन, तो 1 लाख से ऊपर है जी, तो EL 1.0 का केस है पक्का। उन्होंने सर्विस ली 21-22 में उनसे, एंड डिडक्टेड इक्वलाइजेशन लेवी ऑन 15 मार्च एंड क्रेडिटेड इट टू द अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 15 अप्रैल। तो इन्होंने इक्वलाइजेशन लेवी तो सब जमा कर दिया, डिडक्ट करके जमा कर दिया, बट इन्होंने किया 15 अप्रैल को। हमने टाइमलाइन क्या देखा था, टाइमलाइन होती है 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो कायदे से इनको 7th अप्रैल को करनी चाहिए थी, इन्होंने 15 अप्रैल को करी है। ठीक है जी। 21-22 की 15 मार्च को इन्होंने डिडक्ट किया, 15 अप्रैल को इन्होंने पे किया, तो एक तो ये बोल रहे हैं इंटरेस्ट बताओ जो डिले पेमेंट पे है। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक एंगल और हो सकता है कि देखना ये पेबल से पहले डिडक्ट कब करना चाहिए था, बट हमारे पास इंफॉर्मेशन वो नहीं है कि ट्रांजेक्शन कब की थी। इन्होंने सीधा लिख दिया 15 मार्च को डिडक्ट किया, हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें ये मानना पड़ेगा, हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि डिडक्शन जो है वो वेल विद इन टाइम है। ये भी हम एजम्पशन लिखना चाहिए हमें अपने पेपर में। तो हमने बेसिकली 7 अप्रैल की जगह 15 अप्रैल को पे किया, तो हमारा यहाँ पे लगभग 8 डेज का डिफॉल्ट है, 8 डेज हमने लेट पे करी। और दूसरा वो ये पूछ रहे हैं व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच पेनल्टी कैन नॉट बी इम्पोज, इस पे भी आते हैं। तो हमें इतना इंटरेस्ट बताना है, इंटरेस्ट इज 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो 5 लाख पे 6% इक्वलाइजेशन लेवी मतलब 30,000 रुपये, उस पे 1% मतलब 300 रुपये का इंटरेस्ट इसको और जमा करना है। डेट इज वन थिंग। ठीक है जी। उसके बाद ये हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 300 रुपये इसको जमा कराना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है अब वो सरकमस्टांस बताओ पेनल्टी कैन नॉट बी इम्पोज। हमने क्या पढ़ा था, पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। मैं इसको यहाँ पे इतना थोड़ा मैं मिटाया था, यहाँ पे लिख देता हूँ, पेनल्टी इम्पोज हो सकती है किन केसेस में, कितनी होती है, तो 100% होती है टैक्स की। उसके अलावा अगर डिले इन डिडक्शन होता है तो 1,000 रुपये पर डे होती है, बट वो यहाँ पे नहीं है, तो 100 रुपये की हो सकती है। वो किस केस में नहीं होती, तब नहीं होती जब हमें कोई रीजनेबल कॉज बता देते हैं, जो हमने डिस्कस किया था, जैसे कोविड हो गया, या फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ था, डाउट था कि होनी है नहीं होनी, मेरे पास दोनों तरफ की दलीलें थी, तो एक रीजनेबल कॉज अगर हम प्रूव कर दें तो फिर पेनल्टी नहीं लगती। तो इस तरह हमारा यहाँ पे आ जाएगा व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस वेयर देयर इज रीजनेबल कॉज दैट नो पेनल्टी। तो हमें इससे पहले आंसर देना चाहिए पेनल्टी लगती है अगर हमने नहीं पे किया विद इन टाइम, 100% की पेनल्टी लग सकती है, बट हाँ लॉ में लीवे है कि अगर रीजनेबल कॉज है तो पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने देखा इस तरह कि हमारे इक्वलाइजेशन लेवी का जो कंसेप्ट है काफ़ी टेक्निकल तो है, बट ज़्यादा बड़ा नहीं है लेंथ में। और इसमें पिछले ही 2 अटेम्प्ट जो इमीडिएट पास्ट 2 अटेम्प्ट हैं, 6-6 नंबर का क्वेश्चन आया है, और पीछे इनसे पहले भी आया हुआ है, मैंने लास्ट 2 अटेम्प्ट डिस्कस किए, और क्वेश्चन प्रैक्टिकल आया हुआ है। इस बार का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आया हुआ है, इसमें हमने काफ़ी ईयर 1.0 2.0 दोनों डिस्कस किए। तो और थ्योरी का भी पेनल्टी का क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ आपको इक्वलाइजेशन लेवी कंसेप्ट समझ में आया। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, और आप इसको और भी प्रैक्टिस करेंगे। हमारे मॉड्यूल में कुछ टेस्ट और नॉलेज सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो ज़रूर प्रैक्टिस करना। जो आपने जिस लेवल का भी प्रैक्टिस किया उससे कम लेवल के ही है वो, मैं आपको इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ। तो आप इसको प्लीज़ प्रैक्टिस करना, अच्छे से इसको ज़रूर प्रिपेयर करना अपने अपने पेपर से पहले। और आई होप आपको मेरा पढ़ाना समझ में आया हो। जहाँ भी आपको लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट एरिया है, कुछ तरीके में चेंज कराना चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में या मुझे ईमेल पे मुझे ज़रूर मैसेज करना। मैं आपके जो भी सजेशंस आते हैं मैं उसके बेसिस पे इम्प्रोवाइज ज़रूर करता हूँ, और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं प्रैक्टिकल लाइफ के थ्रू आपको समझाऊँ। तो इसी के साथ अपना ये लेक्चर एंड करते हैं।
और मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा फिर से। ओके, थैंक यू। हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।